मैं एक पौधा ढूंढ रहा हूँ जिससे मछली को जहर दिया जा सकता है। ट्यूबर प्लांट पूरे प्रशांत महासागर में आमतौर पर उगता है। इसकी पत्तियां अंडाकार होती हैं और ये समुद्री किनारों के नजदीक पाया जाता है। जहर इसकी जड़ों में होता है। इसकी सिर्फ ताजा और छोटी जड़ें ही इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जहरीली होती हैं। जब लहरें पीछे हटती हैं तो अक्सर छोटे छोटे गड्ढों में मछलियां फंस जाती हैं और मैं यहाँ इस ट्यूबर की जड़ को कुचल रहा हूँ ताकि इसका तेल बाहर आ जाए। और ये बढ़िया काम है। इसे आप अच्छी तरह से कुचल दीजिए और फिर इसे पानी में ऐसे धो लीजिए। कुछ ही मिनटों में इस पानी में फंसी कोई मछली तैरकर सतह पर आ जाएगी। इस पौधे और इसकी जड़ों में रोटेनोन नाम का एक प्राकृतिक जहर होता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए सदियों से करते आए हैं। इस जहर का इंसानों पर कोई असर नहीं होता, तो इन मछलियों को खाया जा सकता है। आठ मछलियां मिल गई हैं। खाने का इंतजाम तो हो गया, पर अब जब मैंने इन्हें पकड़ लिया है, मुझे इन्हें पकाना भी होगा। और इसके लिए मैं एक ईम्यू में इन्हें बेक करूंगा। ये दरअसल एक हवाईयन पारंपरिक रॉक ओवन होता है। मैं ये काम कब से करना चाहता था, लेकिन मुझे बस इसे ठीक से करने का वक्त कभी नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक गड्ढा खोदने वाला हूँ। अब मैं इस बड़े से चिमटे का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने पहले बनाया। ये काफी बढ़िया है। इसके जरिए मैं कुछ पत्थर उठा सकता हूँ और इन्हें यहाँ रख दूंगा। ये काफी गर्म पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों के जरिए मछलियां धीमे धीमे पकने वाली हैं। और ये पत्थर कई घंटों तक बहुत गर्म रह सकते हैं और रेत भी एक बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। अब मैं इन मछलियों को इन टी ट्री की पत्तियों में लपेट दूंगा। और पोलिनेशिया के लोगों के लिए ये पत्तियां बहुत अहमियत रखती हैं। इन्हें दवाइयां बनाने के लिए और एंटी एजिंग खूबियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इससे स्वाद बढ़ जाता है और नमी भी कायम रहती है। और मैं इसे इस गजब के स्टीमर के बीच वाले हिस्से में रखने वाला हूं और मैं इसके एक छोर को इस तरह बांध देता हूं। और अब ये ओवन में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं कुछ पत्तियों को यहां ओवन की तली में रख रहा हूं और फिर इसके ऊपर मैं ये रख दूंगा इस तरह से। और ऊपर कुछ और पत्तियां रख रहा हूं और बस अब मैं इसे ढक देता हूं। और करीब 1 घंटे में ये मछलियां पककर तैयार हो जाएंगी। इंतजार नहीं किया जा रहा। मछलियां पक रही हैं। इस दौरान मैं नारियल के गुदे से तेल निकाल रहा हूं, जो मुझे सूरज की धूप और खारे पानी से बचाएगा। मैं इसे निकालकर कुचलने वाला हूं और इसका तेल निकालूंगा। मैं इसे किसी सनस्क्रीन जैसा स्मूथ तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसे इतना कुचल दूंगा कि इसमें से तेल बाहर आ जाएगा। और इसी तेल के जरिए मैं खुद को खारे पानी, यहाँ की रगड़ और धूप से बचा सकता हूँ। बस मुझे इसे अपने हाथों पर और अपनी त्वचा पर इस तरह से रगड़ना होगा। आपको इसमें से तेल निकलता दिखेगा और इससे मुझे काफी बचाव मिलेगा। मछलियां अब तक पक चुकी होंगी। ये देखिए, मछलियों की आंखें बाहर आ गई हैं। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं। मैं एक बाहर निकाल लेता हूँ। मछली की आंखें बाहर आ गई हैं, यानी ये पक गई हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये जरूर स्वादिष्ट होगी। आप ऐसे किसी द्वीप पर लंबे वक्त तक रह सकते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि फंसे हुए नाविकों ने अपने घर लौटने के लिए बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं। कल मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं एक राफ्ट बनाकर समंदर की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। पोलिनेशिया के पुराने लोग इस तरह की नाव में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया करते थे, लेकिन जब भी उन्हें और ज्यादा दूर जाना होता था तो वो इस तरह का आउटरिगर इसके साथ जोड़ देते थे और इससे नाव स्थिर हो जाती है। लेकिन मेरे पास इस तरह की बढ़िया नाव बनाने का ना ही वक्त है और ना ही औजार हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ ढेर सारी काम की चीजें हैं। बहुत सारा बांस है और काफी रस्सियां भी हैं
और मैं उन चीजों से एक बड़ा राफ्ट बना सकता हूँ, एक कैटमरान जैसे, इसी के जैसी एक छोटी सी नाव। वो इतनी पेचीदा नहीं होगी, लेकिन वो बहुत स्थिर होगी और उसी के जरिए मैं इस द्वीप से निकल पाऊंगा। समुद्री यात्री हजारों साल से बांस का इस्तेमाल उसकी ताकत और उसके पानी में तैरने की वजह से करते आए हैं। बांस के सेक्शन जॉइंट्स के बीच हवा मौजूद होती है और इसकी लकड़ी में भी छोटे छोटे हवा के चेम्बर्स होते हैं। बांस के ऐसे पेड़ को गिराने के लिए मुझे इसके निचले हिस्से में आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि इसे काटने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। अपने चाकू से इसे काटने लगा तो सदियां लग जाएंगी, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इनमें से किसी एक हिस्से में सुराख करना होगा, क्योंकि ये बांस हवा से भरे सील्ड कंपार्टमेंट होते हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आग जलाने पर हवा गर्म हो सकती है और ये बांस फट सकता है। तो मुझे चाकू की नोक से या धार के जरिए सुराख बनाना होगा ताकि प्रेशर कम हो जाए। ये बांस बहुत ही सख्त है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, मैंने बाहरी हिस्सा काट दिया है तो इससे प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब मुझे बस आग जलानी होगी और इसके लिए मैं नारियल के इस बाहरी टुकड़े में अंगार लेकर आया हूँ। और हाँ, यह अभी सुलग रहा है। हाँ, यह अंगार अभी जल रहा है और इसे सुलगाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओ, ये अंगार बुझने ही वाला था। अगर ये बुझ जाता तो मुझे दूसरा लाने के लिए 1 किलोमीटर का सफर तय करके जंगल में जाना पड़ता। ओ, बढ़िया। अब मैं इसे हिबिस्कस के छाल की मदद से बांधने वाला हूं। इस कैटमरान जैसे डिजाइन से राफ्ट को ज्यादा स्थिरता मिलेगी और मुझे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह। अब मैं इसे पानी में उतारना चाहता हूँ। इसके डेक को इतना मजबूत और लचीला होना चाहिए कि ये ताकतवर लहरों को झेल सके और मुझे भी पानी से ऊपर सूखा रखे। और क्योंकि ये राफ्ट काफी भारी होगा तो मैं इसके नीचे बांस के रोलर बना रहा हूँ ताकि इसे पानी में ले जाने में आसानी हो। अब मुझे एक पतवार चाहिए, उसके बिना मेरा सफर सिर्फ बहाव के रहमो करम पर होगा। ये इस राफ्ट का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सेल यानी पाल बना रहा हूँ और ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि इससे बात बनेगी भी या नहीं। मैं पाल बनाने के लिए पाम की इन पत्तियों को आपस में बुनने वाला हूँ और फिर लकड़ी का फ्रेम बनाऊंगा जो इस पूरे ढांचे को थामेगा। मैं इसे तली में लगा देता हूँ। ऐसी कुछ और लकड़ियां लगाकर मैं इन्हें आपस में बांध सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि प्रशांत महासागर में ये कितनी देर टिका रह पाएगा। ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन अब ये पाल राफ्ट पर लग गया है और इससे सफर के दौरान मुझे छांव भी मिलेगी। मुझे ये धूप से बचाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मेरे पास जरूरत की सारी चीजें हों, क्योंकि एक बार जब ये नाव चल पड़ेगी तो ये इतनी भारी है कि मैं इसे किसी भी हालत में इस किनारे तक ला नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रशांत महासागर की चुनौती को देखते हुए हर चीज अपने पास रखनी होगी। पानी के साथ साथ मैं अपने बचाव के लिए ज्यादा कोकोनट ऑयल और चाकू तेज करने के लिए रेत ले रहा हूँ। अगर मुझे कोई जहाज नजर आया तो मैं इसे एक सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं इस वक्त बहुत जोश में हूँ और मैं इन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं बस पूरे दिल से दुआ कर रहा हूँ कि ये राफ्ट चल जाए। ये इम्तिहान की घड़ी है। अगर आपको पूरी तरह भरोसा ना हो कि आपका राफ्ट तैर सकता है तो उसे छोड़कर किनारे की तरफ तैरिए। लेकिन लगता है कि ये पॉलिनेशियन डिजाइन काफी स्थिर है। ठीक है, तो हम निकल चुके हैं और हवा की रफ्तार पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी धीमी है। मैं इस पर नजर रखे हुए था। ट्रेड विंड्स वाकई अब रुक गई हैं और मैं मौसम के इसी दौर का इंतजार कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि मौसम बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। इस तरह की गर्मी में खुद को ठंडा रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर कुछ घंटों में आप एक डुबकी मारें, लेकिन हमेशा अपने आप को राफ्ट से बांध कर रखें, क्योंकि समंदर में फंसे कई लोगों के किस्से हैं जो अपने राफ्ट से अलग हो गए थे। लेकिन इस पानी में कुछ है और मुझे जल्दी से इससे निकलना होगा। मुझे इसमें उतरने से पहले जांच कर लेनी चाहिए थी।
मैं खुशकिस्मत हूँ कि पानी से बाहर आ गया। आमतौर पर शार्क सतह के करीब होती हैं, आप उनके डोर्सल फिन देख सकते हैं, लेकिन ये वाली गहराई में थी और मुझे पानी में उतरते वक्त पता नहीं था कि वो करीब है। जब भी आप किसी राफ्ट से उतरकर पानी में तैरते हैं तो हमेशा कपड़े और जूते पहने रखें। आंकड़े बताते हैं कि जब लोग समंदर में ग्रुप्स में उतरते हैं तो सबसे पहले अक्सर बिना कपड़े वालों पर ही हमला होता है, क्योंकि इंसान के शरीर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो शार्क्स उन्हें मछली समझती हैं। वाह, जरा इसे देखिए। और ये टाइगर शार्क्स जब किसी चीज को चबाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जरा देखिए इसे। अगर आप पानी में हो और इनका हमला हो जाए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चिल्लाएं, पानी पर हाथ मारें, शार्क की नाक या गिल्स पर मुक्का मारें, क्योंकि ये उनके सबसे नाजुक अंग होते हैं। और समंदर में फंसे लोग ऐसे मंजर से ही सबसे ज्यादा डरते हैं। ऐसे में शांत बने रहना बहुत मुश्किल होता है। ओ देखिए देखिए देखिए, ओ वो वो ग्रेट व्हाइट शार्क के अलावा टाइगर शार्क किसी भी दूसरी शार्क के मुकाबले कहीं ज्यादा इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार होती हैं। बाप रे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जल्द ही ये शार्क मुझसे ऊब गई और चली गई। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने बड़े समंदर में लोग इस तरह तैरते हुए कई कई हफ्तों तक कैसे बच पाते हैं। अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जबरदस्त हिम्मत की जरूरत होती है। इसीलिए खुद को व्यस्त रखना और पानी और खाना ढूंढने की पूरी कोशिश करना जरूरी होता है। तो अब मछली पकड़ने का वक्त है। मैंने उसे पकड़ने का कांटा द्वीप पर मिली एक मछली की हड्डी से बनाया है। थोड़ा सा चारा भी जुटा लिया है और हिबिस्कस के रेशों से मैंने एक लाइन बना ली है और इसकी रॉड बनी है बांस से। चलिए देखते हैं कि क्या मिलता है। आराम से बैठ जाता हूं, शायद कुछ मिल जाए। ओ, लगता है कुछ फंसा है। ओह, क्या बात है, एक मछली फंसी है। ये एक छोटी सी सर्जन फिश है। ये काफी डरावनी मछली है। आप इसकी वजह देख सकते हैं। ये देखिए, इसके शरीर की साइड चाकू जैसी तेज होती है। इस तरफ से भी ये काफी तेज है और ये बिल्कुल ब्लेड जैसी है। और ये इसके बहुत तेज हिस्से हैं। अगर आप इसे गलत ढंग से उठाएंगे तो इससे आपकी नस भी कट सकती है। मैं इसे ऐसे काट कर खोल रहा हूं और आप इसकी रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं और मुझे यहां से इसका रस चूस कर बाहर निकालना होगा। कुछ खास नहीं मिला, लेकिन कुछ ना मिलने से तो अच्छा है। मैंने समंदर में जिंदा रहने से जुड़ी जो कहानियां सुनी हैं, उनमें से सबसे कमाल की थी बेलीज दंपत्ति की, जो पति पत्नी थे। और वो जब अपनी यॉट में थे तो एक व्हेल ने उन पर हमला किया और फिर वो करीब 100 दिनों तक अपनी लाइफ राफ्ट में तैरते रहे। वो बस कछुए, समुद्री पक्षी और मछलियों का कच्चा मांस खाकर ही जिंदा रहे। और उनके पास उस राफ्ट पर बस कुछ सेफ्टी पिन थी और उनके हाथ थे। और फिर उनकी जान एक छोटी सी फिशिंग बोट पर बैठे लोगों ने बचाई थी। तब तक उनके कपड़े उनके शरीर पर सड़ चुके थे। उन्होंने काफी सनबर्न झेला था और उनके शरीर पर काफी घाव भी थे, लेकिन वो जिंदा थे। मुझे सामने एक जहाज दिख रहा है। हम शायद उससे 7 या 8 किलोमीटर दूर होंगे और मुझे उसका बस ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। वो लहरों में ऊपर नीचे हो रहा है और मुझे यकीन है कि वो एक जहाज है। मैं अपने चाकू पर थोड़ी सी रेत रगड़ रहा हूं। इससे ये ज्यादा चमकेगा और मैं इससे इशारा कर पाऊंगा। अगर आपने ठीक से सिग्नल दिया तो आप 16 किलोमीटर तक अपनी मौजूदगी जता सकते हैं। और एक शख्स ऐसा भी था जिसने ऐसा रिफ्लेक्टर बनाकर 160 किलोमीटर दूर से इशारा किया था। और आपको बस अपनी उंगलियों से एक वी बनाकर
इसे धूप में चमकाना होता है इस तरह से, और आपकी उंगलियों के बीच से इसे ऊपर नीचे कीजिए और बस दुआ कीजिए कि उस जहाज पर कोई हो जो आपकी तरफ देख ले। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं।